Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I, Prachi Chaudhary, lecturer in University College of Commerce in Commerce Department and taking your lecture of Fundamentals of Entrepreneurship. Today, our topic is लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू यूनिट। और ये जो टॉपिक है इस पे हम कुछ पॉइंट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रिवीजन के साथ चलेंगे और ये चैप्टर आज हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी न्यू यूनिट जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके एस्टेब्लिशमेंट में हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी होता है ये हम इस चैप्टर में रीड करते हैं। और सबसे पहले इसमें आता है लाइसेंस। देखिए, कोई भी स्मॉल यूनिट अगर हमें एस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए लाइसेंस कंपलसरी नहीं होता। नो लाइसेंस ईदर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ स्मॉल यूनिट। Clear? The government has adopted a reservation policy for public sector undertakings right from the beginning. Under the new licensing policy of 1991, the number of industries reserved for the public sector has been reduced to 8। इसकी जो संख्या थी वो घटकर 8 हो गई थी, लेकिन करंटली अगर देखा जाए तो ये जो नंबर है हैज कम डाउन टू जस्ट 6। और वो 6 क्या है? दिस इंडस्ट्री इज फर्स्ट safety goods, second is nuclear energy, third is coal and lignite, fourth is mineral oil, next one is fifth is rail transport and sixth is molecular energy। और ये सब कब ऑर्डर्ड किए गए हैं? 1953 के शेड्यूल में। दस लिमिटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू सम मिनरल्स एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इन द बेस स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज ऑयल। सेकेंड इज क्लियरेंस फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। An entrepreneur has to obtain clearance from the Pollution Control Board under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Air Prevention and Controls of Pollution Act 1981. However, certain industries have been exempted from the provision of sections 25 and 26 of the former act and section 21 of the later act. For the prevention of pollution, every entrepreneur is required to obtain a pollution clearance certificate from the Central Pollution Control Board before setting up a new enterprise। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि आप एक पॉल्यूशन प्रिवेंशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लें। क्यों? क्योंकि जैसा कि देखा गया है, जो हमारी राजधानी है दिल्ली है ना, तो भारत का जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसके अकॉर्डिंग जो भारत की राजधानी दिल्ली है आज विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित नगरी बन चुकी है। और यहाँ से जो हवा में प्रत्येक रोजाना माना गया, मेजर किया गया है, 2000 टन जो पोल्यूशन होता है वो इंक्लूडेड है। यानी कि यहाँ की जो हवा है उसमें 2000 टन प्रदूषण सम्मिलित होता है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए ही, इस पोल्यूशन के प्रिवेंशन के लिए ही हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है कि इसकी टू ऑब्टेन अ पॉल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि वो क्या करे, एक पॉल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें। एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज टू। ये इसमें दो एक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड अंडर द एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 एंड सेकेंड इज सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड अंडर द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974। और इन्हीं के लिए बताया गया एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज टू। यानी कि जो भी इन दोनों की निकासी के लिए जो भी यंत्र होते हैं स्थापित कर दिए जाते हैं। वो कब किए जाते हैं? जब आप ये सब ऑब्टेन कर लेते हैं, दोनों एक्ट से आप परमिशन ले लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका जब आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो ये क्या करते हैं, जो भी एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वहां पर एस्टेब्लिश करा देते हैं। बोथ दी सर्टिफिकेट सर्टिफाई दैट द प्रपोज्ड बिल और इंडस्ट्री इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए, ये जो सर्टिफिकेट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, कोई भी नई यूनिट जब एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश करता है तो उसके लिए इस संबंध में उठाए जाने वाला थर्ड जो स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। कोई भी आप न्यू यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोविजनल अस्थायी पंजीयन कराना, एक अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र लेना कंपलसरी होता है। स्टार्टिंग में ये जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 ईयर्स की ड्यूरेशन का होता है, यानी कि 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्गमित होता है। और यदि वर्ष के अंदर जो इन अ ईयर आप
इस टाइम पीरियड में आप अगर अपना जो एंटरप्राइज है, अपनी जो यूनिट है, उसकी स्थापना नहीं कर पाते या संभव नहीं होता उसकी स्थापना करना, उसका एस्टेब्लिशमेंट करना, तो बाद में इसे आप क्या कर सकते हैं, 6 मंथ की 2 टर्म्स में, है ना, दो टर्म में आप इसके 6 महीने की 2 टर्म्स में इसको बढ़वा सकते हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रमाण पत्र के आधार पर उद्यमी कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखे और उनका अधिकारी हो जाता है। ये जो पॉइंट्स है किसका, टू अप्लाई फॉर अ बिल्ट अप शेड फॉर अ प्लॉट इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेट, टू अप्लाई फॉर म्युनिसिपल लाइसेंसेस, टू अप्लाई फॉर पावर कनेक्शन, टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। अब नेक्स्ट आता है हमारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन। परमानेंट रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद आपके लिए जरूरी होता है कि आप अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराएं, यानी कि आप अपनी यूनिट के लिए, आप अपनी एंटरप्राइज के लिए अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लें। एन इंडस्ट्रियल यूनिट विच हैज स्टार्टेड प्रोडक्शन और इज अबाउट टू स्टार्ट प्रोडक्शन इज एंटाइटल्ड टू गेट परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। Small scale units have to get registration under the Shops and Establishment Act of the concerned state in which the unit is established, जहां वो यूनिट establish की गई है, ठीक है। तो इस इस रजिस्ट्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, रेगुलेट करता है वर्किंग आवर्स, वीकली हॉलीडेज एंड पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज कैपिटल इशू सर्टिफिकेट। कैपिटल इशू सर्टिफिकेट में क्या होता है, कोई भी आप नई अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं, है ना, कोई भी नवीन औद्योगिक इकाई के लिए जो पूंजी होती है, जो आपकी कैपिटल होती है, वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और ये इसका एक अप्रूवल होता है। दिस अप्रूवल इज टेकन अंडर द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो आपकी कैपिटल होती है उसको वहां निर्गमित किया जाता है, उस डायरेक्शन में आपको एक डायरेक्शन दिया जाता है, उसमें इसको यूज किया जाता है जहां पर इसकी ज्यादा नीड होती है। इसके बाद आते हैं इंपोर्ट लाइसेंस में। देखिए कोई भी आप न्यू यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं, है ना, तो कई बार क्या होता है, आपको रॉ मटेरियल, स्पेस, मशीनरी कुछ आपको बाहर से मंगाना है, इंपोर्ट कराना है, आयात कराना है, तो आपको इसके लिए आयात निर्यात नियंत्रक से भी उसका सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट। कोई रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको स्मॉल स्केल का, है ना। An entrepreneur intending to use imported raw materials and components, non-ferrous metals and steel items is required to get his unit registered with the concerned state director of industries. While applying for import license or for allotment of non-ferrous metals, steel and other materials, the entrepreneur is required to quote his SSI registration number. Next one is license under the factories. If the entrepreneur intends to carry on manufacturing process by employing 10 workers with the aid of power, ये देखिए कोई भी अगर शक्ति का प्रयोग करते हुए 10 या 10 से ज्यादा और बिना शक्ति के प्रयोग के 20 या उससे ज्यादा मेंबर्स को, एम्प्लॉयज को वो वहां पर रखता है, वर्कर्स को रखता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न में जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 इसको ऑब्टेन करे, इसका सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। इसके बाद आता है नोटिस बाय द ऑक्यूपायर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। इफ द एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू सेट अप अ फैक्ट्री, देन आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, ही शुड एटलीस्ट 15 days बिफोर यूज और टेक पोजेशन ऑफ अ बिल्डिंग एज अ फैक्ट्री, इट इज मैंडेटरी टू गिव द फैक्ट्री इंस्पेक्टर। देखिए जो भी परिभोगी होता है उसके द्वारा एक सूचना देनी जरूरी होती है, और कोई उद्यमी अपने कारखाने की स्थापना करने का निर्णय लेता है तो उसे उस कारखाने अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात उसे किसी भवन को कारखाने के रूप में प्रयोग करने का अधिकार लेने के कम से कम 15 दिन पहले जो ये डॉक्यूमेंट्री होती है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पूरे कराने कंपलसरी होते हैं। ये इसके नेम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि क्या क्या जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर पावर कनेक्शन। ऐसे ही इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन देनी होती है पावर कनेक्शन के लिए। जो भी ये भारतीय विद्युत अधिनियम है 1910 के अंतर्गत जो उद्यमी होता है उसके लिए जो वो नई इकाई जो भी इस्टेब्लिश कर रहा है, न्यू
एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर रहा है उसमें प्रयुक्त शक्ति के लिए निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है ऐसे ही एप्लीकेशन फॉर वाटर कनेक्शन, ऐसे ही वाटर कनेक्शन की सप्लाई के लिए उनको इसके एप्लीकेशन देना, परमिशन लेना और कनेक्शन लेना कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन विद सेल्स वैट टैक्स अथॉरिटीज, जो देखिए इसके बाद क्या होता है, जो उद्यमी होता है उसको राज्य सरकार के बिक्री कर विभाग, है ना, तथा यदि आवश्यक हो तो केंद्रीय सरकार के बिक्री कर विभाग में भी उद्यम का पंजीयन कराना और उसका सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होता है। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क पे रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपका ट्रेडमार्क कोई और कॉपी ना कर सके, है ना, तो ट्रेडमार्क को आप रजिस्टर करा लेंगे तो उस ट्रेडमार्क को कोई और कॉपी नहीं कर सकेगा और उसके जैसा या उससे मिलता जुलता भी कोई नहीं बना सकेगा। और आप भी जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराएं तो आप अपना ट्रेडमार्क ऐसा रखें जो किसी और के ट्रेडमार्क से मिलता जुलता या उसके जैसा ना हो। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। कई बार क्या होता है कि आप मार्केट में कुछ नया लाना चाहते हैं, लेकिन आपका जो डिजाइन होता है वो पहले ही कॉपी हो जाता है या आपसे पहले कोई और इंट्रोड्यूस करा देता है उस डिजाइन को, उस पेटेंट को। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपना पेटेंट और डिजाइन रजिस्टर करा लें, सो दैट नो अदर एंटरप्रेन्योर मे कॉपी हिज डिजाइन। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन has to be made in the prescribed form to the controller of patents and design। लास्ट आता है मिसकेलेनियस एक्ट। मिसकेलेनियस एक्ट में क्या है कि ये जो नवीन व्यावसायिक औद्योगिक इकाई की स्थापना जो हम करते हैं उसके लिए जो भी अभी तक हमने आपको अधिनियम बताए हैं उनसे अलग भी कुछ अधिनियम हैं जिनके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार पंजीयन कराना आवश्यक होता है। यानी कि जैसे जैसे आप प्रोसीजर आगे बढ़ाते जाएं ऐसे ऐसे आप उसका रजिस्ट्रेशन कराते जाएं। देयर आर मेनी अदर एक्ट्स विच अंडर विच इट इज नेसेसरी टू रजिस्टर एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कॉमर्शियल यूनिट। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, वेज पेमेंट एक्ट, फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एक्ट, सर्विस टैक्स एक्ट एक्सेट्रा। ओके, तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक्स टू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।